हाय गुड मॉर्निंग ऑल्सो। कैसे आप लोग? आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि हमारी केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर था, आज उसी चैप्टर की हम लोग सेकंड एंड लास्ट पार्ट शूट करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप लोग हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। बच्चों, बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का सेकंड और लास्ट पार्ट, जिसके ही बाद आपके सारे डाउट्स होंगे क्लियर किया जाए। So without delay, we have to go start the chapter. So आज हम लोग बच्चों बात करने वाले कंबशन के ऊपर। ओके, ये भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। तो इस कार्बन के ही किसी कंपाउंड जो फ्यूल होते हैं उन्हीं के बर्न होने को हम लोग कंबशन, और कंबशन होता है क्या उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, कंबशन का मीनिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते मीन्स किसी भी फ्यूल को बर्न करना, जिसके की बाय प्रोडक्ट में आपको हीट और लाइट या दोनों मिसलिए उस कैरेक्टर ऑफ फ्यूल को हम लोग बेटा कंबशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? मीन्स क्या है, किसी भी फ्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं तो हमको हीट और लाइट बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, और इसी को हम लोग कंबशन के नाम से जानते हैं। अब कंबशन में क्लीन फ्यूल क्या होता है, कैसे होता है, हीट मिलती है उस केस में क्या होगा, लाइट मिलती है उस केस में, उसका हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट अभी जो है बच्चों, हम लोगों को उसको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंबशन क्या है? तो फ्यूल का बर्न होना, जिसमें कि आपको बाय प्रोडक्ट में हीट और लाइट मिलती है, और ये भी कार्बन का एक एलोटोप है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मीन्स क्या है कि ऑक्सीजन एड, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये हमारे फ्यूल है मीथेन। ओके, इसको हम बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको CO2 गैस मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, हीट एंड लाइट फॉर्म। क्लियर? मींस फ्यूल के बर्न होने पर, ये मीथेन का एग्जांपल था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कोई भी फ्यूल हो, कंबशन करवाना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चों? आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आपको मिलती है हीट एंड लाइट। यहीं पर हमने इथेनॉल के साथ किया है, सेम प्रोसेस की, कंबशन करवाया, तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं, मींस जो हमने कल समझे थे एल्केन्स, जिनमें की कार्बन की चेन पूरी होगी, हाइड्रोजन सारी जगह से बॉन्डेड होंगे और सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो जनरली ये जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको क्लीन फ्लेम देंगे। क्लीन फ्लेम से क्या समझ रहे हैं हम लोग? क्लीन फ्लेम से मतलब है कि कोई भी स्मोक या डस्ट या आपका एश पार्टिकल नहीं बचे, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा जब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जनरली बर्न करने पर हमको क्लीन फ्लेम मिलेगी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्कीन या एल्काइन, ओके, एल्कीन या एल्काइंस को बच्चों जब हम लोग बर्न कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको येलो फ्लेम मिलेगी। ठीक है, विथ ब्लैक स्मोक, एक काले कलर का धुआं या स्मोक रिलीज होगा। ठीक है, सूखी डिपॉजिट मींस कार्बन या कुछ वेस्ट पार्टिकल जो डिपॉजिट होगा वो बचेगा, वेस्ट फॉर्म। ओके, एग्जांपल है कैम्फर या कपूर और आपका नेपथलीन। जब इनको हम बर्न करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब हम इनको बर्न करते हैं तो सबसे पहले आपको येलो फ्लेम मिलेगी, और कुछ ना रेसिड्यूज आपका बचेगा इनको बर्न करने के बाद। क्लियर? तो सबसे पहली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न होंगे तो स्मोक रिलीज करेंगे। सेकंड पार्ट, कुछ ना कुछ रेसिड्यूज, यानी उनको बर्न करने पर एश पार्टिकल, स्मोक, ये चीजें आपको मिलेगी, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, तो आपको याद रखना, और येलो फ्लेम मिलेगी इन जनरल। ओके, अगर हम बात अल्कोहल की करते हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं अल्कोहल, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जो कि ब्लू कलर की फ्लेम के साथ बर्न होगा, और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। मींस क्या? एक क्लीन फ्लेम आपको यहाँ पर मिलेगी, जस्ट लाइक एलपीजी। मीथेन भी जो है क्लीन फ्यूल का एग्जांपल है, जिससे कि आपको क्लीन फ्लेम मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंबशन के बारे में आप और बात करते हैं, कौन सी लाइट कब मिलती है, किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। चलिए बच्चों लोग समझते हैं आगे।
एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में बेसिक समझते हैं। लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस ऑफ द गिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हमको इस बंसन बर्नर को ऑन कर लेना है, एयर होल्स को अच्छे से एडजस्ट कर देना। अच्छा, एक चीज जो समझ जाए पते बच्चों कि चाहे वो आपको क्लीन फ्यूल हो, ओके, यानी कि आपका जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल है, अगर वहां पर प्रेजेंस ऑफ एयर प्रॉपर नहीं है उस केस में फ्यूल की प्रॉपर बर्निंग अफेक्टेड होगी ही है। क्या कहना चाहते, हम सभी को पता है कि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए या कंबशन के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की नीड होगी ही होगी। तो अब चाहे आपका वो बेटा, चाहे आपका सेचुरेटेड फ्यूल हो या अनसेचुरेटेड फ्यूल हो, दोनों को ही बर्न करने के लिए बेटा हम लोगों को जो है नीड होती है इसकी ऑक्सीजन। और अगर वो प्रॉपरली वहां पर नहीं आ रहा तो इनसफिशियंट बर्निंग होगी। देखो दिस इज सेकंड रूल, देयर इज नो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इज रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट कंबशन। क्लियर, अगर आपको प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं मिल रही है तो इस केस में जो कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट कंबशन का मीनिंग है कुछ ना कुछ स्मोक, डस्ट या प्रेसिपिटेट फोम होगा, चाहे वो आपका क्लीन फ्यूल ही क्यों ना हो, ये याद रखना। और इवन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ येलो सूडी फ्लेम, उस केस में आपको जो क्लीन फ्यूल है वो भी आपकी जो वेसल्स है उनको काला कर सकते हैं, स्मोक रिलीज हो सकता है, सूडी यानी कि वेस्ट पार्टिकल भी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकते हैं। तो याद इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर विद ऑक्सीजन इट्स गिव ग्रीन फ्लेम। अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल है, अगर सफिशिएंट एयर मिल रही उस केस में आपको ब्लू फ्लेम ही देगा। अदरवाइज अगर सफिशिएंट एयर नहीं मिल पा रही है इस केस में जो आपकी क्लीन फ्यूल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली फ्यूल है बच्चों, वो फ्यूल भी आप लोगों को येलो फ्लेम देंगे और स्मोक रिलीज करेंगे। क्या जल्दी समझते हैं, गैस केरोसिन स्टोव है इनलेट फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इन द फ्यूल। ठीक है, जो हमारे गैस होते हैं, केरोसिन गैस होते हैं ना, स्टोव होते हैं, उनके पास इनलेट के लिए ऊपर प्रॉपर स्पेस होती है जिससे कि उनको प्रॉपरली एयर मिल पाए, जिसकी वजह से क्लीनली बर्न होंगे और हमको गुड अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना, और ब्लू फ्लेम मिलेगा जनरली, है ना। कौन सा फ्लेम मिलेगा? ब्लू फ्लेम। तो याद रखना कि अगर हम केरोसिन को जला रहे, स्टोव को जला रहे, तो वहां पर भी आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको एज्यूम करना कि फ्यूल को बर्न करने पर ब्लू फ्लेम जनरेट होगा। कौन सी फ्लेम बेटा? ब्लू फ्लेम। तो हमको मान लेना है कि वो फ्यूल जो है हमारा एक क्लीन फ्यूल है, ओके। और जब कोई क्लीन फ्यूल लाइक आपके एलपीजी गैस और ये फ्यूल जब येलो फ्लेम दे उस केस में आपको मान लेना है कि कहीं ना कहीं एयर की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही, उस केस में वो फ्यूल प्रॉपरली कंबशन नहीं करता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैकिंग ऑफ बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल्स इंडिकेट दैट एयर होल्स आर ब्लॉक्ड, फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड। ये ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं कि अगर एयर होल जहां से फ्यूल आपका आ रहा है वो ब्लॉक है, उस केस में फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं होगा तो आपके जो ब्लैक हो जाएंगे वेसल्स, इसका मीनिंग है कि फ्यूल वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में हमको यहाँ से हमारा फ्यूल पास आउट कर दो, इंस्ट्रूमेंट को, स्टोव को, गैसेस को हम लोग रिपेयर करवा सकते हैं जिससे कि प्रॉपरली जो हमारा क्लीन फ्यूल बर्न हो और फ्यूल का वेस्टेज जो है वो ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये नाइट्रोजन और सल्फर के साथ रिएक्ट कर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बना रहे हैं जो कि मेन पोल्यूटेंट होते हैं एयर के, ठीक है। पेट्रोल और आपके कोल, ठीक है। हम इसलिए बोलते हैं ना कि पोल्यूशन होता है पेट्रोल को बर्न करने, इसलिए आज हम लोग क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। सीएनजी फ्यूल हो गया आपका, है ना, ये आजकल ई व्हीकल्स आ गए। तो क्यों? क्योंकि पेट्रोल और जो आपके कोल होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से एयर का ये मेजर पोल्यूशन करते हैं, मतलब मेजरली ये लोग पोल्यूटेड करते ही है एयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग हम व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट अ फ्लेम, ये समझते हैं कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो फ्लेम के साथ या बिना फ्लेम के बच्चों क्यों बर्न हो रहे हैं, इसको समझना है हमको कि फ्यूल जो है हमारे और सब्सटेंस यानी सब्सटेंस है वो
फ्लेम के साथ या बिना फ्लेम के क्यों और कैसे बर्न हो रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे, बिल्कुल बात बेसिक से समझेंगे इस टॉपिक को भी, जिससे कि आपके सारे डाउट उसके क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न, सो एज कैंडल और एलपीजी बर्न विद द फ्लेम। जनरली फ्लेम जो होती है आपकी, जो फ्यूल बर्न कर रहा है, तो गैसियस स्टेट में बर्न होने के बाद जब आपको फ्लेम है, जैसे कैंडल हो गया, एलपीजी हो गया, एक फ्यूल है, और यहाँ से आपको गैसियस फॉर्म, गैसियस सब्सटेंस में बर्न होकर आपको इजीली यहाँ से फ्लेम मिल जाए। अब बात करें वुड, कोल या चारकोल, ये क्या चीज है, इनसे हमको फ्लेम कैसे मिलती है, तो इनको समझते हैं। वुड, कोल और चारकोल बर्न फर्स्ट ड्यू टू द वोलेटाइल सब्सटेंस। समझिएगा, ये फ्यूल जब शुरुआत में उनको जलाते तो हमको डायरेक्टली फ्लेम नहीं मिलती, पहले ये गर्म होंगे, स्मोक रिलीज करेगा, उसके बाद स्लोली इनके अंदर हमको फ्लेम और लाइट देखने को मिलेगी, उसी को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं सब्सटेंस इन देम। आफ्टर दे गेट ग्लो रेड एंड गिव अस हीट, ठीक है। उसके बाद ये रेड हो जाएंगे जब इनको प्रॉपर्टी बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमको हीट और लाइट से फ्लेम के देंगे। तो ये फ्यूल जो है एलपीजी या हमारा कैंडल है, ये हमको बर्न करते हैं, इससे हीट और लाइट प्रोवाइड करवा देंगे। बट कोल और वुड, चारकोल के केस में आपको जैसे इनको बर्न करोगे तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि आपको बर्न करते से ही हीट या लाइट मिलने वाली। ये थोड़ी देर आपके जो है ये वोलेटाइल सब्सटेंस बनाएंगे, मतलब स्लोली बर्न होंगे, कंबस्टिबल करेंगे, उसके बाद आपको फ्लेम लाइट मिलेगी। आगे समझते हैं। एटम ऑफ गैस सब्सटेंस आर हीटेड एंड ग्लो टू प्रोड्यूस फ्लेम। समझिएगा, गैस की जो सब्सटेंस है, जो एटम है ना, वो गैस से ही बर्न होंगे, ग्लो करेंगे, तो आपको हीट और फ्लेम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, ग्लो हो जाएगा। ईच एलिमेंट प्रोड्यूस एज कैरेक्टरिस्टिक कलर, एग्जांपल हीटिंग, एग्जांपल ऐसे अपना कॉपर वायर का, इसको बंद करने पर आपको ब्लूइश ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है, ठीक है। कैंडल को बंद कर रहे तो आपको येलो कलर की फ्लेम मिलती है, ठीक है। क्यों मिलती है उसको बंद करने की, जहां इनकम्प्लीट कंबशन होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस पे कि जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा वहां पर आपको येलो कलर की फ्लेम भी मिलेगी, ओके। कार्बन पार्टिकल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम दे स्कैटर येलो कलर, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये येलो कलर को स्कैटर करते हैं, जो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है या फिर आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले फ्यूल जब होगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जो एलपीजी है वो सीधी गैसियस फॉर्म में, तो बेटा हमको ब्लू लाइट मिलती है। बट यहाँ पर जो दूसरे फ्यूल है, ओके, वो फ्यूल क्या करते हैं कि पहले अपना एक वोलेटाइल प्रेशर तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो गैस स्टेट में आने के बाद आपको हीट या लाइट देना। वहीं पर अगर हम लोग कॉपर की बात करें ना, जब इसको बर्न कर रहे हैं ना, तो ये आपको ग्रीन कलर की लाइट दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो है गैसियस स्टेट में जल्दी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, होल्ड। Okay. So let's move on the next topic, and it's about the formation of coal, petroleum और fossil fuel. Okay. So ये टॉपिक बेटा हम लोग जो है कि फॉसिल फ्यूल किससे फॉर्म होते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 8 से ना, लगभग 8 से हम लोग उसको पढ़ता है। 8 में भी फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस किया था, 7th में भी कुछ पोर्शन कुछ नोट्स मिस करने जानता हूँ, बट नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल फॉर्म कैसे होता है। फॉसिल का मीनिंग ही है कि वो सब्सटेंस जो पहले अर्थ पर थे, तो किसी नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, इनकी वजह से वो अर्थ के अंदर बने होगा। ओवर द टाइम पीरियड वहां पर अर्थ की लेयर आती है, सोइल की लेयर आती है, और वो नीचे और बरीड होते हैं। अब अंदर हीट और टेम्परेचर की वजह से ये प्लांट बॉडीज है ना, एनिमल बॉडीज कार्बन की फॉर्म में डिकम्पोज होती है, और इसी की वजह से आपको फ्यूल, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, आपका गैसियस स्टेट में वो लिक्विड हो, या आपको कोल ये मिलती है। यही काम सेम आपके ओशियन और सीज के बेसिन में भी होता है। वहां पर भी क्या होगा कि इनकी डेड बॉडीज, प्लांट डेड बॉडीज बरीड होगी, और टाइप वहां पर भी सॉइल अटक जाएगा, और वहां पर भी वो हीट होने की वजह से इन एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज डिकम्पोज होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी फॉसिल फ्यूल। ओके,
एक बात समझ लेते हैं। मील और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अभी 2 साल पहले कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ है, प्लांट एनिमल बनी डोगर आपको फ्यूल मिल जाएगा। इसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जो फ्यूल है हमारे, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, तो इनको हम लोग बहुत ध्यान से हमको यूज करना चाहिए, बहुत लिमिटेड एडिशन। अदरवाइज ये जो फ्यूल है ना होता है, ये ओवर टाइम पीरियड लिमिटेड अमाउंट में ये खत्म हो सकता है। ओके, इसलिए आज हम लोग इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लाइक ईवी कार्स है ना, सीएनजी, तो उनके ऑल्टरनेटिव पढ़ लेते हैं इसको, ऑलरेडी कल समझाते, एक बार प्रिंट लगा लेते। Millions of years ago, trees, ferns and other plants were crushed into the earth due to the earthquake और volcanic eruption. ऑलरेडी समझा दिया कि earthquake या volcanic eruptions की वजह से ये plants या trees की dead bodies है ना, वो अर्थ के अंदर दब गई, बड़ी हुई। They were passed down by layers of earth, उसका लेयर की अर्थ आती गई, रॉक की लेयर आती गई। They slowly decayed into coal, और ये धीरे धीरे कोयले में डिकेड होते गए, कन्वर्ट होते गए। आगे समझते हैं। Dead marine tiny plants and animals sank into the seabed. सेम वैसा है ना, मरीन प्लांट ले लो, है ना, छोटे प्लांट्स, वो भी ऐसे ही दबती गई और वहां पर ऑयल और गैस फॉर्म होता गया हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से। सेम पॉइंट है, चलिए आगे बढ़ते। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, एक ऑक्सीडेशन मींस एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, समझते इसको। फ्यूल के बारे में बात, कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज और कंबशन, ठीक है। जब भी किसी फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं, इसमें हमको पता है कि अगर फ्यूल है तो 99% केसेस में उसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा ही होगा। चाहे कोई भी फ्यूल हो कि तो 99% में बेटा क्या होगा, उसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा ही होगा। चलिए आगे समझते हैं। तो जब ये कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, ओके, कोई कंपाउंड बना लेता है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल को हम बर्न कर रहे हैं, उससे ऑक्सीडाइज करें, तो अल्कोहल जो है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? तो हमारे होगा KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। या तो ये ले लेना है या ये ले लेना है, ठीक है। तो किसके साथ? एसिड के साथ, ठीक है, अल्कोहल के साथ। समझते चलिए एक एक करके। इसी से हम डायरेक्टली इक्वेशन समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया CH3CH2OH, ये होता है इथेनॉल अमाउंट, एक्चुअली अल्कोहल या इथेनॉल। अब इन दोनों में से कोई एक ले लेना है आपको, या तो अल्कलाइन KMnO4 ले लो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, हीट देंगे। तो इस केस में जो हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा तो वो कौन होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको याद रखना है, अल्कोहल की जब रिएक्शन हो रही है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। और जब हम लोग KMnO4 लेंगे, उस टाइम पर हमको उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना है। और जब K2Cr2O7 ले रहे हैं, उस केस में बेटा हम लोगों को एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेना है। तो आपको ध्यान रखना दोनों ही केस में, ओके। तो अब क्या हो रहा है, इस रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन करवाई कैसे? रिएक्शन को समझ लेते हैं ना। सबसे पहले हमने 3 ml इथेनॉल दिया टेस्ट ट्यूब में, जो आपको दिख रहा है, क्या दिया? 3 ml ऑफ इथेनॉल दिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखिएगा, 5 ड्रॉप है ना, 5 ड्रॉप या तो KMnO4 की जो अल्कलाइन है, या फिर 5 ड्रॉप हमको K2Cr2O7 की उसमें डालना है। क्लियर है यहाँ तक कि सबसे पहले 3 ml हमने इथेनॉल लिया, उसके बाद हम लोगों ने 5 ड्रॉप्स KMnO4 की इसके अंदर ऐड। तो हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में जो इथेनॉल है आपका, है ना, ये इन 5 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 को कलर को इनविजिबल कर देगा, हटा देगा, कलर डिसअपीयर हो जाएगा इनिशियली, है ना। बट आपको क्या समझना है कि जब हम इसकी ओवर अमाउंट में ये डालते जाएंगे KMnO4, उसके बाद भी तो ये जो होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ओके। और आपकी जो है अल्कोहल, पूरा इस रिएक्शन का क्या समझेंगे, पूरा अल्कोहल जो रिएक्शन में यूज हो गया है वो कन्वर्ट हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्लियर? एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम समझेंगे 3 ml अपने क्या लिया है, आपका लिया है अल्कोहल, है ना, इथेनॉल, ठीक है। और ये आपका बात, इसमें पानी को आप बॉइल गर्म रखना है, ठीक है। आपको इस पानी गर्म रखना है, उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब डालना है, ओके।
तो पानी आपका बॉम्ब रहेगा, इसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब रखोगे, 3 ml आपने इथेनॉल ऐड किया, 5 ड्रॉप आपने जो आपके KMnO4 की होगी, तो हम शुरुआत में देखेंगे कि इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। बट हम कंटिन्यूअसली KMnO4 को ऐड करते जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन और KMnO4 जो डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को जब ये हो जाए कि समझना है जो भी अल्कोहल था वो सारा रिएक्शन में कंज्यूम हो चुका है, और अब जो बचा है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्योंकि कार्बन कंपाउंड से हो रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंबशन रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, चलिए समझते हैं। पहली चीज हम लोगों ने कल भी बात की थी अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक चीज बताता हूँ आपको, अभी आप समझ जाओगे। हम लोग जो वनस्पति वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, इनकी सॉलिड फॉर्म लाइक घी होती है, हमारे जो वनस्पति घी होते हैं, वो जो फॉर्म होता है ना, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही फॉर्म होता है। ऑयल के साथ ही हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं हम लोग और जनरल रिएक्शन करवा, तो ऑयल जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ऑयल काट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका, और ये किसके साथ होगा? सिर्फ तो सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस एल्कीन और एल्काइन के केस में। एल्केन के केस में रिएक्शन नहीं होगी। इसमें वेजिटेबल ऑयल को बेटा हम लोग जो है घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे रिएक्शन का नहीं समझते, तो इसमें आपको दो सब्सटेंस में सिर्फ एक ही नीड होती है, एक एक करके समझते। या तो आपको दो कैटलिस्ट चाहिए ना, या तो निकल हो सकता है आपका, या फिर पैलेडियम हो सकता है, दोनों में से कोई भी आपको कैटलिस्ट लेना है, ठीक है। इससे कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो सकते, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेना, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ एल्कीन ग्रुप लिया है ना, ये कोई भी कार्बन वाला हो सकता है, 3 आपका CH3 जुड़ा 2 कार्बन से डबल बॉन्ड, यानी ये एल्कीन होगा है ना, क्यों डबल बॉन्ड। निकल कैटलिस्ट लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है बेटा, कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दो जो आपके हाइड्रोजन थे वो ऐड हो जाएंगे। ये वेजिटेबल ऑयल फैटी एसिड या घी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार और सिंपल वर्ड्स में समझे, तो जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और आपका निकल, ठीक है। उस केस में हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन घी बटर और ये बन जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, ध्यान रखना, ठीक है। सो दे आर हेल्दी। जबकि एनिमल फैट जो होते हैं उनके अंदर जनरली फैटी एसिड्स की चेन होती है जो सेचुरेटेड होती है, तो ये कुछ मायनों में हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑयल से ही जब हम लोग घी बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, सेचुरेटेड बना रहा है, इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन। तो कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे, किसकी हेल्प से बेटा? तो निकल पैलेडियम, निकल या पैलेडियम कैटलिस्ट की हेल्प में। और ये आर किसको रिप्रेजेंट है? एल्किल। एल्किल का मतलब क्या है कि कार्बन से डबल हाइड्रोजन में कमी, CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे आकर जुड़ जाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ भी रिएक्शन नहीं है यहाँ पर, और आपका ऑयल जो कन्वर्ट हो जाएगा घी। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन में तो ऐड हो रहा था हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन है मींस अलग हो रहा है। क्लियर? एडिशन में तो क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, उसमें हमने देखा भी, और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में हाइड्रोजन जो बेटा वो अलग होगा। जैसे कि ये आपका एल्केन है, इथेन, उसका फॉर्मूला होता है C2H6 है ना, डबल 2 प्लस है ना। और यहाँ पर हमने क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरीन। तब इस क्लोरीन ने क्या किया, ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो एक क्लोरीन का एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन जो निकला उसके साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेगा। क्लियर? एक बार और समझते क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव इनर्ट हो जाते हैं इन एजेंट की हेल्प से, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी हेलोजन को एलिमेंट को ले रहे हैं, और ये हेलोजन क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रहा है और उस हाइड्रोजन का HCl का बॉन्ड बना रहा है, एसिड बन जाएगा और वो हेलोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर नहीं है, ये आपका एल्केन है, यहाँ पर क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का एक अमाउंट यहाँ जोड़ा तो हाइड्रोजन हट गया,
और उस हाइड्रोजन ने यहाँ से इथेनॉल में एक्स्ट्रा बचा था, उसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो क्या फॉर्म हो गया बेटा, यहाँ पर हमारा HCl एसिड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और एडिशन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो आपको दोनों ही केस याद रखना है कि किस केस में कौन सी वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ठीक है, इसको क्लोरोइथेन बोलेंगे ना, अगर ये होगा कि आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, इससे जितने भी अल्कोहल होते हैं ना, उसमें से सिर्फ इथेनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जिसको की ड्रिंक्स यानी पीने के काम में लिया, ड्रिंक्स में ऐड किया जाता है ना, उसको हम लोग काम में लेते हैं। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल जनरली जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर। क्लियर, और इसको हम लोग कॉमनली अल्कोहल मानते हैं। कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। ध्यान रखना है ना दोनों चीज, लिक्विड स्टेट में और रूम टेम्परेचर में, और इसी को हम लोग इंग्रेडिएंट मानते हैं जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है उनका, जो ड्रिंक पीने के काम में ली जाती है। उसके अलावा ये बहुत गुड सॉल्वेंट है, तो इसको आप किसी भी अमाउंट में वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे हो जाएगा, चाहे लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल हो, इथेनॉल हो, है ना, या फिर थोड़े अमाउंट में पानी हो तब भी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है और बहुत कम अमाउंट पे इथेनॉल है तब भी हो जाएगा, मीन्स किसी भी अमाउंट में जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, गुड सॉल्वेंट होने की वजह से इसको टिंक्चर जो चोट लगने पर लगाते हैं उसमें आयोडीन, और कप साइरप में, टॉनिक्स में इनमें ऐड किया जाता है इसको इथेनॉल। ठीक है, तो इसी वजह से जब कप साइरप और बच्चों को याद जाके हम लोग इसको कंज्यूम करते तो हमको नींद आने जैसा फील होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल वेस्ट होता है एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इथेनॉल किसी भी प्रोपोर्शन में सॉल्वेंट है, सोल्युबल है पानी में, ध्यान रखना। अब इथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बच्चों इसको ड्रिंक्स में जो है, जो ड्रिंक कंज्यूम की जाती है इसके अंदर ऐड किया जाता है लिमिटेड प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसमें भी एक फिक्स पोर्शन था, उसी अमाउंट में ऐड किया जाता है। सबसे पहले कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। समझना है, अगर हम लोग डाइल्यूट यानी इसमें बहुत सारा पानी मिलाया हुआ है ना, सब्सटेंसेस निकाल, उस कंडीशन में जो इथेनॉल को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको ड्रंकनेस यानी नशे की फीलिंग हो सकती है, मींस ड्रंकनेस की फील आ सकती है, हम ड्रंक हो सकते हैं। ओके, और डाइल्यूट अमाउंट में थोड़ा सा भी कंज्यूम किया है, इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, अगर प्योर एथेनॉल को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं चाहे वो डाइल्यूटेड ही हो, इज लीथल लॉन्ग टर्म इनटेक लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। और उसको हम ज्यादा टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं इस इथेनॉल को, अल्कोहल, तो हमको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ओके, अब ये इथेनॉल जो है सिर्फ ड्रिंकिंग में ही नहीं, ड्रिंक्स बनाने में और भी मल्टीपल प्लेसेस पर इथेनॉल का बेटा जो है यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग अब उसी चीज को समझते हैं कि कहाँ पर, किस चीज में और कैसे इस इथेनॉल का यूज किया जाता है। इसका इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज में इसको डीनेचुरेटेड किया। डीनेचुरेटेड का मीनिंग है कि अब ये अल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पस से आ गया तो इसको पीने के काम में नहीं ले सकते। सबसे पहले जब इसको डीनेचुरेटेड बना देते ना तो ये अल्कोहल पीने वाले अल्कोहल के कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। इथेनॉल फॉर इंडस्ट्रियल यूज मेड अनफिट फॉर ड्रिंक, इसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बना दे बाय एडिंग मिथेनॉल। क्लियर समझिएगा, सिर्फ इथेनॉल ही हम लोग ड्रिंकिंग में यूज करते, पर जब इसको अनफिट बनाना है पीने की, इसमें मेथिल अल्कोहल यानी मिथेनॉल ऐड कर देते हैं और इसी को हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। याद रखना है डीनेचुरेटेड अल्कोहल, तो जब इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है तो जो अल्कोहल बनता है उसी को हम लोग डीनेचुरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर, ब्लू डाइस आर एडेड टू अल्कोहल टू आइडेंटिफाई इजीली। इस पर हम ब्लू डाइस होती है, कुछ ब्लू कलर की डाइस को डालते हैं इसके अंदर जिससे कि अल्कोहल को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, सम कंट्रीज यूज अल्कोहल एज एन इंडक्टिव इन पेट्रोल। कुछ कंट्रीज जो है अभी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडेड शुरू कर दिया है जिससे कि फ्यूल की कॉस्ट जो है वो कम की जा सके। इंडिया भी अभी T20 फ्यूल पर काम कर रहा है। 20 का मतलब है इसमें 20% इथेनॉल को ऐड किया जाए। ओके, सिंस इट इज क्लीनर फ्यूल, इट्स
रिलीज ओनली CO2 एंड वाटर। ये क्लीन फ्यूल है और सिर्फ CO2 और वाटर रिलीज करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। डीनेचुरेटेड क्या है कि जो इथेनॉल है उसको अनफिल्ट करना है पीने के लिए, तो उसमें मिथेनॉल मिला दो तो और उसी को हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। और आजकल इसी इथेनॉल को बेटा जो है क्या किया जा रहा है, इसी इथेनॉल को हम लोग फ्यूल में ऐड कर रहे हैं जिससे कि फ्यूल की कॉस्ट जो है वो कम की जा सके। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इस इथेनॉल की क्या रिएक्शंस होती है सोडियम के साथ, ठीक है। क्या लग रहा है सब वो इस करके समझते हैं। इथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज होगी, एक एक हिसाब से हम सोडियम समझते। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम इवॉल्विंग हाइड्रोजन, समझिएगा। अल्कोहल जो होता है सोडियम से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही, सबसे पहली बात जो है। अल्कोहल जो है सोडियम से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। दूसरा, थ्रो अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इनटू प्योर इथेनॉल। क्या करना है, प्योर इथेनॉल के अंदर छोटा सा पीस सोडियम मेटल का आप लोग डाल दो, तो क्या होगा, प्रोड्यूस सोडियम इथॉक्साइड। तो जो सब्सटेंस बनेगा बेटा वो होगा हमारा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाएगी। ये जो सब्सटेंस बेटा ये हमारा क्या है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। एक बार और समझिएगा कि जब इसकी सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल की तो क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। सही है, आपको दिख रहा है। इस अल्कोहल के अंदर थोड़ा सा अमाउंट में सोडियम डाला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड। ये फॉर्मूला है CH3CH2O, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या हो रहा है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम बता सकते हैं, ये होता है आपका इथेनॉल यानी वही एथिल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। तो जब इसी इथेनॉल की एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, इसी इथेनॉल की एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको जो है एक एल्कीन बनता है, इसका नाम है इथीन, है ना। और यहाँ पर वाटर बनेगा और इसी को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब भी होता है उसमें से वाटर को रिमूव करना, रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। हम चाहते हैं उस इथेनॉल में से वाटर हटाना है ना, OH को हटाना है, तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा कि इसमें से इथेनॉल में से एक हाइड्रोजन को और इस OH को निकाल देगा और वाटर हमारा अलग हो, ठीक है। तो इथेनॉल में से जब हम लोग चाहते हैं कि वाटर को रिमूव किया जाए उस केस में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे जिससे कि इथेनॉल से हम लोग एसिड को हटा वाटर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हीटिंग अल्कोहल एट 443 केल्विन इस एक्सेस H2SO4, ठीक है, रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। को क्या होगा, डिहाइड्रेशन मींस जो है पानी उसमें से रिमूव हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन आपके सामने। इथेनोइक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको कहाँ यूज करते हैं, आप लोगों ने बेटा एक नाम सुना होगा विनेगर। ओके, हम लोग इसको यूज करते हैं हमारे घरों में भी। ये होता क्या है, अब ध्यान से समझिए। आपको इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो होता है, ठीक है, आप ध्यान समझिए। इट इज बिलोंग, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करता है और ये वीक एसिड होता है। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करेगा एसिटिक एसिड और ये बहुत वीक एसिड होता है। इसकी 5 to 8% एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम ml ऑफ वाटर, 5 ml ऑफ वाटर आप लोग 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड को डालने पर जो सब्सटेंस प्रोडक्ट मिला है वो क्या होगा, आपका विनेगर। क्लियर, विनेगर इससे बना दे। एसिटिक एसिड में 5 to 8% जो है वाटर के अंदर 5 to 8% हम जो एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका विनेगर। इसको हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पिकल्स को बचाने में, ना, उस फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में, इसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड भी 290 केल्विन, ध्यान रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होगा एंड हेंस इट ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। और विंटर के टाइम पर ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना, आइस जैसा हो जाता है। दिख रहा है आपको डायग्राम में, विंटर। सो इट इज नोन एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। क्यों एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये
रूम टेम्परेचर 290 केल्विन पर तो जो होता है बेटा कैसा होता है लिक्विड स्टेट में, और एक विंटर टाइम पर क्या होगा, जम जाएगा ना, फ्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड बी बोलते हैं। एसिटिक एसिड वीक एसिड एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग, ऑलरेडी बता हुआ है ना, डिस्कस कर चुके बहुत बार कि जो एसिटिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड है, और जो आपका HCl है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड्स की और प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर सकते। चले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब एस्टर को ऐड किया जाता है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को करने से क्या, उससे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, जब हम लोग जो आगे टॉपिक में बढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए क्या करना है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। समझ लीजिएगा, ईस्टर बना रहे हैं किसकी रिएक्शन से, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन। ये आपका एसिड है जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये आपका अल्कोहल है इथेनॉल, ठीक। सबसे पहले सुनिएगा आप लोग कि क्या कर रहे हैं, एसिड और अल्कोहल की हेल्प से ईस्टर बना रहे रिएक्शन, है ना। एसिड एंड अल्कोहल की हेल्प से बेटा ईस्टरिफिकेशन यानी ईस्टर बनाने की प्रोसेस है, उसी को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब कैसे प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको 1 ml एब्सोल्यूट एथेनॉल लेना है, इसमें प्योर एथेनॉल, ठीक है, एंड 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या, अभी हमने समझा कि जब विंटर में यही एसिटिक एसिड जो है फ्रीज हो जाता है ना, उसी को हम लोग ग्लेशियल एसिड, तो वो लेना है ना। few drop of concentrated H2SO4, कुछ ड्रॉप्स आपको H2SO4 के लेने, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में आप इसको क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब में लिए वो मीन वाटर बाथ फॉर 5 to 7 मिनट, एक बॉइल पानी में, गर्म पानी में इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दो, ठीक है। पानी को जो पानी में 5-7 मिनट गर्म किया ना, इसके अंदर रखना। उसके बाद क्या करना है, pour into a beaker containing 20-50 ml of water, 10 resulting mixture is ईस्टर। और हमको जो मिक्सचर मिलेगा इनके बाद वो होगा बाय प्रोडक्ट हमारा ईस्टर। एक बार और सुनिए क्या करना है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेना डेली, क्या करा, इसके अंदर 1 ml एब्सोल्यूट इथेनॉल मिला दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर दिया, और कुछ ड्रॉप्स आपने H2SO4 डाल, 3 चीजें डालिए ना। सबसे पहले आपका एसिड आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा, और एसिटिक एसिड जो ग्लेशियल वाला वो डाल दो, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। उसके बाद इसको वार्म वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए हमने रख दिया। जो प्रोडक्ट हमारा बना है ना, वो प्रोडक्ट होगा आपका ईस्टर, और इसी को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो, है ना। कुछ नहीं करना, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को बेटा इथेनॉल लेना है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, और कुछ अमाउंट, कुछ ड्रॉप्स H2SO4 के डालने के बाद इसको वार्म वाटर जब हमने गर्म किया टेस्ट ट्यूब में उसमें डालने। तो हम देखिए कुछ टाइम बाद, कुछ 5 से 10 मिनट बाद, यही जो आपका मिक्सचर था वो कन्वर्ट हो जाएगा ईस्टर में, ठीक है, और वाटर बनेगा। चलिए आगे समझते हैं। ओके, इसी का यूज, इस ईस्टर का यूज कहाँ करते हैं, तो इस ईस्टर का यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में, मिलियंस टाइप ऑफ परफ्यूम को इससे फॉर्म किया जा सकता है, ठीक। तो इसका यूज है, यूजेस ऑफ ईस्टर में परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। परफ्यूम या जो फ्लेवर बनाया जाता है ना, जैसे आपके जूसेस में जो फ्लेवर ऐड किए जाते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो या परफ्यूम में फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। On treating with NaOH, the ester is converted back into alcohol and sodium salt, ठीक है। अब अगर इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिर से ट्रीट करवा दें ईस्टर को, है ना, तो फिर से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इसी को हम लोग सेफोनिफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखना, सेफोनिफिकेशन क्या है, ईस्टर को जो हमने फॉर्म किया था, अभी कैसे क्या समझ चुके हम लोग, NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर फिर से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और इसी प्रोसेस को सेफोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम लोग सोप और भी बनाने, सोप यानी साबुन वगैरह फॉर्म करने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग किस नाम से अगर जानते हैं, तो सेफोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा ये, और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी इथेनॉइक एसिड की, चलिए समझते हैं। ओके, विदाउट डिले, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आपका बेस दिया है, ये आपका इथेनॉइक एसिड है ना। चलिए समझते, अब क्या होगा जब रिएक्शन हो रही है ना, तो क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम इथोनेट एंड सोडियम एसिटेट बनता है पानी के लिए, ठीक है। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद
बेस लाइक NaOH टू गिव सोल्ट। जो ये बना ना हमारा, तो ये होगा आपका सोल्ट, है ना, और पानी आपको मिलेगा। तो याद रखना जब रिएक्शन करवा रहे बेस इथेनॉइक एसिड, बेस क्या होगा NaOH, तो क्या मिलेगा, तो आपको सोल्ट मिलेगा, सोडियम सोल्ट, सोडियम एसिड हो सकता है, सोडियम इथेनॉल हो सकता है ना। ये जो होगा पानी इसमें फॉर्म होगा। अगर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे बेटा, उस केस में क्या होगा, है ना, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में दोनों से मिलेंगे। सबसे पहले ये हमारा इथेनॉइक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो जब इससे रिएक्शन करवा रहे हो आपको, तो एसीटेट मिलेगा, जो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी, ठीक है। टेक स्पेटुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को कुछ स्पून समथिंग इसमें डाला है ना, टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड डाल दिया, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन हुई और आपका सोडियम एसीटेट। अगर हमने वहीं पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिया ना, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेने के बाद पास द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइन वाटर, जो गैस को प्रोड्यूस जो बनेगी वो आपकी CO2 गैस और H2O बनेगा, और बेस आपकी बनेगी, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड है ना, सोडियम मिथेनॉइक, ये फॉर्मूला इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले सोप डिटर्जेंट काम के समझते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस स्पेसिफिक को लिखिएगा, पॉइंट्स को स्टेप वाइज समझते जाइएगा बेटा, तो ये अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। सोप डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, पूरे इस पर 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड पे अलग अलग टाइम के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले टेक 10 ml ऑफ वाटर ईच टेस्ट ट्यूब, आपको 2 टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, क्लियर, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 10 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। पहला पॉइंट, 2 टेस्ट ट्यूब हमको लेना है, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको 10 ml ईच पानी डाल देना, ठीक है। एड फ्यू कुकिंग ऑयल ऑफ टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कुछ कुकिंग ऑयल के ड्रॉप्स डाल दो, ठीक है। टू टेस्ट ट्यूब B एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब ये टेस्ट ट्यूब एक, टेस्ट ट्यूब B की बात करें, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब ली, पानी ऐड कर दिया 10। सेकंड केस में क्या किया, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दिया। थर्ड केस में क्या किया, सिर्फ टेस्ट ट्यूब B के अंदर सोप सॉल्यूशन डाल दिया। से टेस्ट ट्यूब vigorously get unclear picture, दोनों ही टेस्ट ट्यूब को हमने अच्छे से हिलाया है ना, जब तक कि अनक्लियरली मिक्सचर ना निकले। अब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया, ये टेस्ट ट्यूब अनसेटेड फॉर सम टाइम, ऑयल लेयर सेपरेट इन बोथ टेस्ट ट्यूब, बट दिस हैपेंड फर्स्ट इन द टेस्ट ट्यूब। और जो टेस्ट ट्यूब A थी, वहां पर ऑयल पहले सेपरेट हुआ एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब B। दिस एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट इफेक्ट ऑफ सोप इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसी एक्टिविटी समझ सकते हैं कि सोप है ना, उससे किसी रिएक्ट करता है हमारा क्लींजिंग एजेंट, यानी कि ऑयल के साथ किसी बॉन्ड बना लेता है, ओके। ये चीज हमने समझिए। मोस्ट डर्टी इज ऑयली एंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। ज्यादा ऑयल और ये बहुत डर्टी होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं ना, तो ऊपर आ जाते हैं, बट जब हमने सोप ऐड किया तो सोप के साथ वो ऐड हो गया, जल्दी से ऊपर नहीं आए। अब हम लोग आगे समझते हैं रिएक्शंस को होता है। अब जो हमारे क्लोर्स वॉश होते हैं, इसमें हमको 2 वर्ड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ये दोनों वर्ड्स हमको समझना है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक वो सब्सटेंसेस जो पानी से फ्रेंडशिप रखते हैं, पानी से बॉन्ड बनाना चाहते हैं, और हाइड्रोफोबिक वो है जो उससे दूर भागना चाहते हैं, क्लियर। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों। अब हम एक एक करके समझते, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल्स, और सोप मॉलिक्यूल्स में सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत लंबी चेन बनती है, मैं पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आयोनिक एंड जो था हाइड्रोफिलिक, इसमें सोप की वो पार्ट आते हैं जो वाटर के साथ एक कार्बन की लंबी चेन बनाए, यानी पानी के साथ एक कार्बन की लंबी चेन बन जाए, ठीक है। इसको हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक में क्या होगा, ये वो सब्सटेंसेस है जो सिर्फ ऑयल, डस्ट और ग्रीस पार्टिकल से बॉन्ड बनाते, उनके साथ जुड़ जाते हैं, ओके। यानी कि ये पार्टिकल जो होंगे ये ऑयल, डस्ट और ग्रीस बॉन्ड बनाएगा सेंटर। चलिए, सोप मॉलिक्यूल जस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिक्सचराइज, और इसी इस सोप सॉल्यूशन में स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये बॉन्ड बनने के पानी और ऑयल डस्ट, इसको मिसलेस बोलते हैं। दिस वन एंड द मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट, एक एंड पर क्या होगा कि जो भी ऑयल ड्रॉपलेट उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जो हाइड्रोफोबिक वाला है वो,
और हाइड्रोफिलिक वाला जो पानी के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड फॉर्म एन इमल्शन इन वाटर, और पानी में इमल्शन झाग बनेगी और जो वेस्ट है, जो डर्टीनेस है, जो ऑयल है, उसके साथ बॉन्ड बनाकर अलग हो जाएगा और क्लोथ से हमारा क्लीन हो जाएगा। The soap micells does the help in pulling out, अब जो मिसल्स बना ना सोप के अंदर ये जो इस हाइड्रोफोबिक की वजह से ये उस डर्ट को, इम्प्योरिटी को क्लॉथ से दूर कर देगा और हमारा क्लॉथ जो इजीली क्लीन हो जाएगा। एक बार सुनिए, ठीक है। इस सोप के अंदर हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड अगर लंबी चेन होगी तो जो हाइड्रोकार्बन वाले हैं, एक आपका हाइड्रोफोबिक होगा और हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफोबिक की चेन होगी, हाइड्रोफिलिक की होगा। हाइड्रोफिलिक क्या करेगा, वो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोफोबिक जो सब्सटेंस है वो इम्प्योरिटी, डस्ट, ऑयल, ग्रीस इनके साथ बॉन्ड बना देगा और एक इमल्शन बना देगा। और वही इमल्शन की वजह से ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मिलकर जो भी डस्ट, इम्प्योरिटी और इसको क्लोथ से रिमूव कर देंगे, पूरा क्लोथ से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सोप क्लीनिंग, क्या इफेक्ट पड़ते हैं इससे सोप क्लीन हो रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। एक एक करके सबसे पहली चीज, एट द सरफेस ऑफ वाटर सोप अलाइन सजेस्ट कॉल्ड आयोनिक्स, है ना। सरफेस के ऊपर जब सोप वाटर से अलाइन हो रहा है तो इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ये पानी से बाहर होती है, मतलब ये ऐड होगी जनरली एक साथ oil dust inside water. This molecule form cluster is the hydrophobic. अब समझना, क्लोथ के अंदर ये दिख रहा है आपको, है ना, जो क्लस्टर बना रहे हैं आपके इनसाइड में, है ना, क्लोथ के साथ, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। और ये डस्ट, ये टेल ओरिएंटेड होंगे और ये आपके डस्ट, इन इम्प्योरिटीज के साथ क्लस्टर बना रहे, इसको मिसलस बोलेंगे, है ना, मिसल बोलेंगे, ओके। The oily dirty is collected in the end center of micellar. जो भी डर्ट है, ऑयल है, वो इसके सेंटर में मिसलस से सारा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The micellar stay collided and will not come together to precipitate because of ion repulsion, ठीक है। और ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे ion repulsion की वजह से, और डर्ट इन द मिसलर इजीली रिंच करे। और जब हम इसको धोएंगे तो ion repulsion की वजह से, ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे क्लोथ से और ये जनरली क्लोथ आपके इजीली साफ हो जाएंगे इसमें से। सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, ठीक है, पर इनफ है, इतने बड़े लाइट को स्कैटर कर पाए और हमको इजीली दिख रहा है कि सोप सॉल्यूशन है वो क्लाउडी यानी झाग बने, ठीक है। झाग भी इसी वजह से बने, ठीक है। मिसल्स जो होता है बहुत अमाउंट लाइट को वो इफेक्ट करता है और इसी की वजह से आपको क्लाउडी झाग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। वाटर कंटेनिंग सल्फेट, अब एक चीज बताइए होता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्लीन वाटर में जो होता है सोप आपका क्लाउडी फॉर्म यानी फोम बनाएगा, जबकि आपका हार्ड वाटर में, है ना, और सोप में होगा, हार्ड वाटर में कोई भी फोम क्रिएट नहीं होगी। ये जनरल वर्ड में समझे, तो सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में क्लोथ अच्छे से क्लीन या वॉश नहीं, उस पर ही बात करेंगे। जब वाटर कंटेनिंग सल्फेट, क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन और कैल्शियम और कॉल्ड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर किसको कहते हैं, ऐसा पानी जिसके अंदर सल्फेट्स, क्लोराइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। जस्ट नोट बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर का वो कंटेन्स सल्फेट, क्लोराइड्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं, तो वो हार्ड वाटर, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फोम बाय सोप, ओके। इस केस में इस हार्ड वाटर के लिए डिफिकल्ट होता है कि ये सोप के साथ फोम बना सके, झाग बना सके, है ना, क्योंकि उससे रिएक्ट कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, रिपल्शन नहीं होता है ना। सो बाथिंग एंड वॉशिंग बिकम डिफिकल्ट, इसकी वजह से हार्ड वाटर के साथ अगर हम सोप से नहा रहे हैं, तो नहाना है, क्लॉथ वॉश करना है, कोई भी यूटेंसिल वेसल वॉश करना टफ हो जाता है। आफ्टर वॉशिंग एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस कम रिमेन इन हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर अगर है तो ऐसे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, इसका होगा जो हार्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, फिलहाल नहीं वो बचा रहेगा, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया समझ सकते हैं, 10 ml डिस्टिल्ड यानी बारिश का पानी लिया और 10 ml अपने हार्ड वाटर में लिया, 2 टीस्पून, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, 8 few drops of soap solution to boil, दोनों में ना कुछ soap solution दोनों ही टेस्ट में डाला, ठीक है। Well for same period and taste to be distilled water get more foam,
जो डिस्टिल्ड वाटर वाली वो टेस्ट ट्यूब इसमें ज्यादा फोम होना एज कंपेयर टू हार्ड वाटर, ठीक है। The test tube with hard water gets quite dirty because hard water test tube थी, ठीक है, वो गंदी दिख रही थी, उसमें प्रेसिपिटेशन वो दिख रहा था, तो फोम या ये फोम नहीं है हार्ड वाटर में, और जो सॉफ्ट वाला था उसमें तो आपकी फोम क्रिएट हो गई, ठीक है। This is come or precipitate is caused by the reaction of soap with calcium and magnesium, ठीक है। कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट का रिएक्शन की वजह से चीज होंगे। अब एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता है कि सोप के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, बट आपके डिटर्जेंट और कुछ क्लीनिंग एजेंट लिक्विड आएगा वो हार्ड वाटर के साथ बेटा काम करेंगे, सॉफ्ट वाटर के साथ तो करेंगे, बट एज वेल एज वो हार्ड वाटर के साथ भी काम कर लेंगे। तो अगर सोप की बात आ रही कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं कर पाता, तो आप ये पॉइंट समझा सकते हो क्यों नहीं कर पा रहा, इसका भी बंदा इससे रिएक्शन करा लेगा, बोल्ड बना लेगा, ठीक। बट अगर क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं डिटर्जेंट कर पाते नहीं कर पाते और कर पाते तो क्यों, तो उस केस में आपको क्या सिनेरियो बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब डिटर्जेंट के केस में क्या होगा, ये सोडियम सोल्ट होते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक और अमोनियम सोल्ट होते हैं, जो क्लोराइड ब्रोमाइड ये सब आयन्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन की इसमें एक लॉन्ग चेन बनेगी और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनने देगा, और उस केस में भी आपकी क्लॉथ और आपकी बॉडी या वेसल अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। तो याद रखना है क्या होगा कि इसमें सोडियम सोल्ट होते हैं, सल्फ्यूरिक सोल्ट होते हैं, है ना, और ये क्या करेंगे, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन बनेगी, उसमें दोनों एंड्स पर क्या होंगे, फोम क्रिएट हो जाएगी और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा, और आपके क्लॉथ या बॉडी इजीली क्लीन हो पाएगी डिटर्जेंट के केस में या लिक्विड्स के केस में। अब डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, यूज ऑफ डिटर्जेंट टू मेक शैम्पू एंड प्रोड्यूस क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। क्या डिटर्जेंट का ये काम, या तो शैम्पू फॉर्म करते हैं, है ना, या क्लीनिंग एजेंट बनाने के, क्लीनिंग क्लॉथ क्लीन और कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म करने का हम यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब 10 ml हार्ड वाटर ईच, 2 टेस्ट ट्यूब ली हमने और दोनों में हार्ड वाटर का 10 ml, add 5 drops of soap solution into 1 and 5 drops of detergent into solution और है। 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में हार्ड वाटर डाला 10 ml, एक में हमने क्या किया बेटा, एक में हमने सोप डाला जनरली नॉर्मल सा, और एक में हमने डिटर्जेंट जो था वो ऐड किया। अब क्या हो रहा है, शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर सम, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए दें, इसे शेक किया है ना अच्छे से। The टेस्ट ट्यूब with डिटर्जेंट गेट्स मोर फोम, तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिटर्जेंट था उसने ज्यादा फोम बनाया एज कंपेयर टू जिसमें हमने की सोप डाला, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब विद सोप कर्डी प्रेसिपिटेट फॉर्म, और जिसके अंदर सोप डाला था उसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, फॉर्म क्रिएट नहीं हुआ। सो यहीं पर जो है हमारा चैप्टर बेटा ओवर होता है। आई होप आपके चैप्टर से सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग उन चीजों को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सके। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपको नेक्स्ट जो है आपको बायो और फिजिक्स के चैप्टर की भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए भी आप चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।